अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है डिस्पेंसर टेक्नीशियन पार्ट 1 एंड आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS। इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो इससे एसोसिएटेड डिजीज़ हैं हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़। आज के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डायग्नोस, इनके मुतल्लिक तमाम जो चीज़ें हैं वो स्टडी करेंगे डिटेल में, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। और अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिख सकें। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट लेक्चर अटेंड कीजिएगा ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके और आप पेपर में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड हम इसको इन डिटेल स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटिंग डिजीज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नेम में से इसका मीनिंग देखते हैं। तो कार्डिक का जहाँ पर वर्ड आता है या कार्डियो का वर्ड आता है तो वहाँ आप समझ जाएं कि ये हमारे हार्ट के रिलेटेड बात हो रही है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को CVS सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटिंग डिजीजेस, तो आपने घबराना नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एज इट इज़ आप यही आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी किताब में पढ़ा ही नहीं है, तो हमें क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आया है। ऐसा नहीं होता, जबकि आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। आप जब वहाँ पर गलती करते हैं तो फिर ये होता है कि एग्ज़ाम में आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेजल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स एंड ब्लड वेजल्स का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करवाने का। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलर्स एंड ब्लड। The primary functions include transporting oxygen, nutrients, hormones and waste products to and from tissues and organs. अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास CVS सिस्टम के रिलेटेड जो डिजीज़ हैं हम उनको स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन स्टूडेंट्स एक ऐसा डिजीज़ है, शायद इस डिज़ीज़ को पढ़ते पढ़ते आपको फील हो कि ये तो मुझ में भी है, मैं भी इस डिज़ीज़ से गुज़र रहा हूँ। हाइपरटेंशन क्या है और इसकी रेंजेस क्या हैं, इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। हाइपरटेंशन इज़ द क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना, लेवल्स परसिस्टेंटली अबव नॉर्मल रेंजेस। हाइपरटेंशन एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर मसलसल नॉर्मल ब्लड रेंज से बढ़ा ही रहता है, यानी कि अबव ही रहता है। जैसा कि अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ इस टेबल की मदद से। तो ब्लड प्रेशर की जो कैटेगरी है, एक हेल्दी पर्सन है उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120 होता है, डायस्टोलिक लेस देन 80 होता है। उसके बाद एक एलिवेटेड कंडीशन आ जाती है। अगर कोई पर्सन है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 129 है एंड डायस्टोलिक लेस देन 80 है, तो मतलब कि ये हेल्दी नहीं है, ये एलिवेटेड में आ जाता है। उसके बाद स्टेज 1 स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रिस्क स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 होता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, यानी कि यहाँ पर अब खतरा मज़ीद बढ़ गया है। अब यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और हायर, जबकि डायस्टोलिक 90 और हायर। हाइपरटेंशन क्राइसिस, अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो सीवियर हो गई है
और यहाँ पर चांसेस हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है या फिर सडन डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ओवर 180 और ओवर 120 डायस्टोलिक। अब ये स्टूडेंट्स कंडीशन ऐसे आती है कि ये वो रेंजेस हैं, कैटेगरीज हैं कि जब कोई स्टेज 1 हाइपरटेंशन वाला बंदा है, जब उसका ब्लड प्रेशर जब भी चेक करो तो देखो 130 टू 139 की रेंज में ही आ रहा है और मसलसल उसका ब्लड प्रेशर इसी रेंज में है, तो मतलब कि वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में से गुजर रहा है। इसी तरह से जब किसी का ब्लड प्रेशर चेक करें और कंटिन्यूसली के 1 मंथ या 2 मंथ से आप उसका ब्लड प्रेशर मोनीटर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसका ब्लड प्रेशर इसी रेंज में आ रहा है, तो समझ जाएं कि वो हाइपरटेंशन की किस स्टेज से गुजर रहा है। ये है इसकी नॉर्मल रेंज। और उसके बाद जो इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना ब्लड प्रेशर है, होपफुली ये आपको पता चल गया होगा। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एज द हार्ट पम्प्स इट अराउंड द बॉडी। ब्लड प्रेशर एक फोर्स ऑफ ब्लड है जो कि अगेंस्ट होती है वॉल्स ऑफ आर्टरीज के, जबकि हार्ट पम्प्स करता है अराउंड द बॉडी। उसके बाद हाइपरटेंशन की कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडीशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप है, आम टाइप है। एंड इट कॉजेज इज नॉट नोन, जबकि इसके जो कॉज हैं, इसकी वजूहात वेल नोन नहीं है। इट ऑफन्स डिवेलप ग्रेजुअली, ये या तो फिर आहिस्ता से डिवेलप होती है ओवर टाइम। उसके बाद है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दिस इज कास्ड बाय एन अंडरलाइंग कंडीशन सच एज किडनी डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर और द यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। अब ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाले जो मरीज़ होते हैं उनका यही वजूहत होती हैं कि उनको किडनी डिजीज़ जिन लोगों को होती हैं या हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से वो हाइपरटेंशन के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो उनसे गुजरते हैं। तो ये स्टडीज़ से प्रूफ हुआ है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो कॉजेज़ हैं वो किडनी डिजीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। जेनेटिकली अगर किसी पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग अगर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जेनेटिकली जीन्स में होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हाइपरटेंशन में। लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज डाइट, आपकी डाइट यहाँ पर बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिज़िकल इनएक्टिविटी यानी कि जिस्मानी तौर पर आपकी कोई सरगर्मी नहीं है, और स्ट्रेस तो इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करती है हाइपरटेंशन में। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग होते हैं जिनका किसी स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई रहता है और वो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में आता ही नहीं है, और वही कंडीशन मुख्तलिफ बीमारियों में बदल जाती है, जैसे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है या उनका हार्ट फेल हो जाता है या फिर वो उनकी किडनी जो है वो फेल हो जाती है। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल से उनको गुजरना पड़ता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। स्ट्रोक जो है ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसको हम आगे काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। किडनी डिजीज़ एंड अदर हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इससे राइज हो सकते हैं। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर स्टूडेंट्स ये एक डिवाइस होती है, शायद आपके घरों में भी मौजूद हो, जिसे हम बीपी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो कि आपने देखा होगा, आपको शायद यूज़ भी करना आता हो। इसको वैसे मेडिकल टर्म में स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आपको एमसीक्यूज़ में अगर ये पूछा जाता है ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड यूजिंग आ, और साथ में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। Diagnosis of hypertension is typically based on multiple blood pressure readings taken on different occasions. यहाँ पर क्या होता है कि इसको डायग्नोस किया जाता है हाइपरटेंशन को कि मल्टीपल ब्लड प्रेशर जो है वो रीडिंग्स ली जाती हैं डिफरेंट ओकेजन्स पर, और फिर उसको देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस कंडीशन में कितना है, उसकी रेंज कितनी है, और फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हाइपरटेंशन की किस स्टेज पे है। एडिशनल टेस्ट में भी परफॉर्म टू एसेंस ऑर्गन डैमेज आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कॉजेज। वैसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ है वो स्फिग्मोमैनोमीटर का ही है, जिससे बीपी को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस आर ऑफन रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपको हाइपरटेंशन से आप गुजर रहे हैं या आपको ये डिजीज़ है, तो इसमें आपका लाइफस्टाइल चेंज जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है।
दीज में इंक्लूड अडॉप्टिंग अ हेल्दी डाइट, जिसके अंदर आप एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं। डैश डाइट, डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसके अंदर आप रिड्यूस करें सोडियम इनटेक को, पोटेशियम इनटेक जो है उसको आप इंक्रीज़ करें, फैट इनटेक मॉडरेट करें, लिमिटेड शुगर ऐड करें अपनी डाइट में, एंड एम्फेसाइज ऑन होल बॉडी, फोकस करें अपने होल ग्रेन्स पे, यानी कि वेजिटेबल्स, फूड्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड लो फैट जो डाइट है वो आप इसके अंदर लें। एंड इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, अपना जो वेट है वो मेंटेन करें, ना तो बहुत ज़्यादा आपका वेट लूज़ होना चाहिए और ना ही आपका वेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होना चाहिए। सोडियम इंटेक यानी कि सोडियम नमक को कहते हैं, इसका जो इंटेक है वो अपनी डाइट में कम करें। लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, वैसे तो अल्कोहल कर आप बिल्कुल भी ना यूज़ करें, और स्मोकिंग जो है उसको भी छोड़ दें। तो इससे जो है आपका जो हाइपरटेंशन है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं तो इफ़ लाइफ स्टाइल मेडिकेशंस आर इनसफिशेंट, मेडिकेशंस में बी प्रेस्क्राइब टू हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, जो मेडिकेशंस हैं वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। वेरियस क्लासेस ऑफ मेडिकेशन सच एज डाययूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड। ये जो मेडिसिन हैं ये इसमें यूज़ की जाती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन टू टेक देयर प्रोग्रेस एंड इंश्योर दैट देयर ब्लड प्रेशर इज विद इन द टारगेट रेंज। साथ ही मेडिकेशन या लाइफस्टाइल को जब आप चेंज करते हैं तो उसमें देखें कि अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करें। स्फिग्मो मैनोमीटर अपने घर में रख लें, जिसकी वजह से आप ये होगा कि जो पेशेंट्स हैं वो डेली बेसिस पर अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करें मल्टीपल टाइम्स पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे, एंड देन उसकी जो रीडिंग्स हैं उसको टेक करें, एंड अपने जो उनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको दिखाएं कि उसमें कितना चेंज आया है, उसमें कितना जो है वो कंडीशन बेटर हुई है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है उसके ऊपर फर्दर जो है उसका ट्रीटमेंट जारी रखें। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मैनेजिंग स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एंड अटेंडिंग रेगुलर चेकअप्स टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, एंड जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलर चेक करना सबसे बेहतरीन है। ये इसकी प्रिवेंशंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनकर आ सकते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको भूल सकती हैं वो ये है कि मेडिकेशंस जो हैं वो आप अच्छे तरीके से इसमें याद रखें कि मेडिकेशंस इसमें कौन कौन सी हैं, इनके जो नेम्स हैं वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पर याद करें। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और हो सकता है कि MCQ में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर 2 पर डिजीज़ आती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ये है स्टूडेंट्स इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिसे IHD भी कहते हैं। IHD स्टैंड्स फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज़, आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और करोनरी हार्ट डिजीज़। स्टूडेंट्स आपने जो इनके सेकंड नेम हैं वो भी याद रखने हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पूछने की बजाय ये पूछ ले कि व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या फिर ये पूछ ले कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि हमसे किस तरह का क्वेश्चन कर लिया है, जबकि आपने खुद भी ये रीड किया होता है। तो इनके जो सेकंड नेम्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से रिमाइंड करने हैं। Ischemic heart disease is a condition that occurs when the blood flow to the heart muscle is reduced or blocked. ये एक ऐसी सूरत हाल है, ये तब वाक़या होती है जब आपका जो ब्लड फ्लो है हार्ट मसल्स की तरफ जो होता है या तो वो रिड्यूस हो जाता है या फिर वो मुकम्मल ब्लॉक हो जाता है। यूजली ड्यू टू द, यहाँ पर है यूजली ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट्स और द कोरोनरी आर्टरीज, जिसके अंदर ये अमूमन तब होता है आमतौर पर जो फैटी डिपॉजिट्स हैं आपके कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर बिल्डअप हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस।
द कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट मसल्स एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो कैन लीड द चेस्ट पेन, एंजाइना और हार्ट अटैक, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और चेस्ट पेन होती है, जिसे एंजाइना भी कहते हैं चेस्ट पेन को, या फिर जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इसकी कुछ सब टाइप्स हैं, जिसमें एक आती है एंजाइना और एक है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। एंजाइना क्या है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल कैन लीड टू इस्केमिया विच इज़ एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट टिश्यू। एंजाइना में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट मसल्स की तरफ वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इस्केमिया हो जाता है, विच इज़ एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो हार्ट टिश्यूज़ हैं उनको जो ऑक्सीजन है वो मुकम्मल सही से अप्लाई नहीं होती। एंजाइना इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट डेट में रेडिएट टू द आर्म्स, जिसकी वजह से ये होता है कि चेस्ट पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है जो कि आपकी आर्म यानी कि जो आपके लेफ्ट आर्म है उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है, नेक, जा, शोल्डर और बैक। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी कहती हैं। इफ़ अ कोरोनरी आर्टरीज बिकम्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, अगर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड हो जाती हैं तो इसके केस में क्या होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। दिस अकर्स, ये तब होता है व्हेन अ पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जब जो हार्ट मसल का पोर्शन है वो ऑक्सीजन से डिप्राइव हो जाता है, लीडिंग टू डैमेज और डेथ ऑफ द टिश्यूज, और वो डैमेज हो जाती हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो है वो हार्ट अटैक हो जाता है। अब आपको ये पता है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या है? ये कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ रिड्यूस्ड और ब्लॉक हो जाता है। इसकी जो दो कॉमन टाइप्स हैं, एंजाइना में क्या होता है कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, जबकि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में आपका जो ब्लड वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये इसके डिफरेंसेस होपफुली आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो आप इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से होपफुली लिख सकते हैं। अब जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो हैं वो इसके रिस्क फैक्टर्स में है। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? डायग्नोज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड ईसीजी और ईकेजी से इसे डायग्नोस किया जाता है। स्ट्रेस टेस्टिंग, इकोकार्डियोग्राम, कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड अदर इमेजिंग स्टडीज़ वगैरह से भी जो है वो इसको डायग्नोस करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें क्या है? अडॉप्टिंग अ हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल इज क्रूशियल एंड इंक्लूड्स अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग सिसेशन, वेट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस रिडक्शन। मेडिकेशंस में जो इसके लिए मोस्ट कॉमन मेडिकेशन है, वेरियस मेडिकेशन में बी प्रिस्क्राइब टू मैनेज रिस्क फैक्टर्स कैन इम्प्रूव ब्लड फ्लो सच एज एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, स्टेन्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड एंजियो टेंसिन्स कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE इनहिबिटर्स जो है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में इन सम केसेस प्रोसीजर लाइक एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG में भी रिकमेंडेड टू रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि में कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स को की एंजियोप्लास्टी की जाती है या फिर उनको स्टेंट प्लेसमेंट किया जाता है या फिर बाईपास करके जो है इसको जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ उसको रिस्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, जो कि आप देख सकते हैं कि एंजाइना में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप इस इमेज में देखें कि जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, जबकि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या हुआ है कि जो ब्लड फ्लो है यहाँ पर ये प्लेटलेट्स इस तरह से बन गए हैं जिसकी वजह से जो वो ब्लॉक हो गया है, यहाँ पर सेंटर में आके इसमें प्लेटलेट्स बने हैं और ये ब्लॉक हो गई है कंडीशन, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गया, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक हो जाता है। अब यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है, लो ऑक्सीजन फ्रॉम नैरोड आर्टरीज, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नैरोड आर्टरीज यानी कि जो तंग आर्टरीज होती हैं उसकी तरफ ऑक्सीजन लो होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ऑक्सीजन जो है वो होती नहीं है सडन ब्लॉकेज की वजह से। प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सर्शन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, इसके कॉजेज़ क्या हैं?
प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सर्शन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस वगैरह, कैन अकर विदाउट काज, ऑफन इन द मॉर्निंग आफ्टर रेस्ट। इसके सिम्टम्स रिवील्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लाइसरीन, नॉट रिवील्ड बाय लेस और नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद इसकी जो सीरम बायो मार्कर्स हैं, नॉट एलिवेटेड एंड एलिवेटेड, इसके अंदर जो है वो एलिवेटेड मुसलसल नहीं बढ़ता और इसके अंदर जो है वो एलिवेटेड ही रहता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन, एंटीकोगुलेंट्स, जबकि जो माइकार्डियल इन्फेक्शन है, कार्डिक CABG बाईपास और थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी जो है वो इसके अंदर रेकमेंडेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका एंजाइना और माइकार्डियल इन्फेक्शन का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। मे बी आपसे एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाए या फिर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये डिफरेंस और ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अब हमारा जो सेकंड डिजीज़ हमने स्टडी किया है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, वो मुकम्मल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या है? कार्डियोमायोपैथी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट अफेक्ट द हार्ट मसल। ये रेफर्स होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी कि इसमें एक बीमारी नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करता है हार्ट मसल को, लीडिंग टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज़, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है वो अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। दिस कंडीशन कैन इम्पेयर द हार्ट स्टेबिलिटी। इस सूरत हाल में क्या होता है कि हार्ट जो है वो इम्पेयर हो जाता है, यानी कि उसकी जो पंप करने की जो एबिलिटी होती है वो इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलर हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कार्डियोमायोपैथी की, ईच विद इट्स ऑन काजेज। इसमें से हर एक जो कार्डियोमायोपैथी है इसकी अपने कॉजेज हैं, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स हैं, और इसके अंदर जो इंक्लूड है नंबर 1 पर हमारे पास, यानी कि ये जो कार्डियोमायोपैथी हैं जो इसकी टाइप्स हैं, इसमें जितनी भी टाइप्स हैं इन सबके अपने डिजीज़ हैं, अपने यानी कि इसके कॉजेज़ हैं और अलग सिम्टम्स हैं और इसके ट्रीटमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसमें जो नंबर 1 पर आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, द हार्ट चैम्बर्स बिकम इन लार्ज। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट चैम्बर्स होते हैं, जो दिल के वाल होते हैं, वो इन लार्ज हो जाते हैं एंड द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट वीकन्स। इसकी वजह से जो हार्ट का पंप का जो फंक्शन होता है वो वीक हो जाता है। कॉजेज में इंक्लूड वायरल इन्फेक्शन, इसके जो वजूहात हैं उसमें वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स, अल्कोहल अब्यूज़ एंड सर्टेन मेडिकेशंस वगैरह इंक्लूड हैं। इसके सिम्टम्स हैं फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत, थकावट, स्वेलिंग इन द लेग्स, टांगों में जो है वो स्वेलिंग सूजन हो जाती है, एंड एन इरेगुलर हार्ट बीट, और जो हार्ट बीट है वो कभी बहुत ज़्यादा तेज़ और कभी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द हार्ट मसल। इसमें जो हार्ट मसल है वो अबनॉर्मल किस्म की उसमें थिंकिंग हो जाती है, पार्टिकुलरली यानी कि ख़ास तौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। इट इज़ ऑफन इनहेरिटेड एंड मे बी एसोसिएटेड विद जेनेटिक म्यूटेशंस। ये जो है ये आमतौर पर जो है वो इनहेरिटेड होता है, यानी कि विरासत में से होता है, एंड एसोसिएट करता है जेनेटिक म्यूटेशंस पर। सिम्टम्स कैन इंक्लूड चेस्ट पेन, इसमें जो है वो आपके सीने में दर्द होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, फिटिक यानी कि थकावट हो जाती है, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, जिसके अंदर जो हार्ट रिदम्स हैं आपकी वो जो अबनॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद इसकी थर्ड जो टाइप है वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी द हार्ट मसल्स बिकम स्टिफ। उसके अंदर जो हार्ट मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, एंड लेस कॉम्प्लिएंट, अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू फिल विद ब्लड प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो है वो इफ़ेक्ट करता है कि जो ब्लड है वो हार्ट में मुकम्मल फिल नहीं होता। कॉजेज इंक्लूड कंडीशन एज अमाइलोइडोसिस और सेक्रोइडोसिस एंड सर्टेन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसके डिजीज़ हैं। सिम्टम्स में इंक्लूड फटीग, स्वेलिंग एंड डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। तो स्टूडेंट्स इसके जो कॉजेज़ हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, अमाइलोआइडोसिस एंड सेक्रोआइडोसिस। ये मे भी आपसे जो है वो क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के कॉजेज़ क्या हैं, तो इसके अंदर आपने ये 2 बेसिक नेम जो हैं वो याद रखने हैं।
और सिम्टम्स में इंक्लूड फटीग, स्वेलिंग एंड डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट इसके क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। डायग्नोस इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग टेस्ट सच एज MRI and sometimes genetic testing. Medications में treatment में include medications to manage symptoms, control blood pressure, reduce blood retention and regular heart rhythms. Implantable devices में in some cases devices such as pacemakers or defibrillators may be implanted to regulate heart rhythms. Surgical interventions हैं. Surgical options including heart valve repair or replacement may be considered in certain cases. Heart transplant. In severe cases, heart transplantation may be an option for individuals with advanced heart failure. उसके बाद इसकी मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल है. इंडिविजुअल्स विद कार्डियोमायोपैथी आर ऑफन एडवाइज टू अडॉप्ट हार्ट हेल्थ लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्लूडिंग रेगुलर एक्सरसाइज, हार्ट हेल्दी डाइट एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड टोबैको. यानी कि इसके अंदर जो है कार्डियोमायोपैथी में आप एक हार्ट हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट करें, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अपना कम करें, फैट ज़्यादा जो है वो इनटेक ना करें और अपना जो वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल रखें, एक्सरसाइज करें रेगुलर, हार्ट हेल्दी डाइट लें, अब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल और तंबाकू से जो है वो अवॉइड करें. रेगुलर फॉलोअप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको जो शेड्यूल दे रहे हैं उसको एडहेरेंस के साथ जो है वो फॉलो करें. इस क्रूशियल फॉर मोनिटरिंग द कंडीशन. और जो आपकी कंडीशन है उसको मोनिटर करें एंड एडजस्टिंग ट्रीटमेंट एज नीडेड. और जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है उसके अंदर खुद को एडजस्ट करें जैसे ज़रूरत पेश आती है. तो ये था स्टूडेंट्स कार्डियोमायोपैथी. होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीज़ है डेट अफेक्ट्स द हार्ट मसल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज़. उसके बाद इसकी जो है वो 3 टाइप्स आ जाती हैं, डायलेटेड, हाइपरटोनिक एंड डिस्ट्रिक्टिव. ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. और इसके जो कॉजेज़ सिम्टम्स हैं ना उनको आपने मिक्सअप नहीं करना इनकी डेफिनेशंस को, क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं. तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर याद रखना है ताकि आपको ये ना भूले. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कार्डियोमायोपैथी. उसके बाद है कंजेस्टिव हार्ट कार्डिक फेलियर. कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट ही है और बहुत छोटा सा टॉपिक है. मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोर हो गए होंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली से नहीं पढ़ा जाता. लेकिन अब ये लास्ट टॉपिक है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं. तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटिंग डिजीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो डेफिनेशन है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर और हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली. इसमें भी यही होता है कि जब हार्ट जो है वो अनेबल होता है टू पंप ब्लड को इफेक्टिवली जो है वो इफेक्टिवली यानी कि जो ब्लड है उसको हार्ट तक नहीं मुंतकिल करता, लीडिंग टू इनएडिक्वेट सर्कुलेशन एंड फ्लड रिटेंशन. द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली. इसमें जो हार्ट है वो अनेबल हो जाता है ब्लड को पंप करने में, लीडिंग टू अ बिल्डअप ऑफ फ्लड इन द लंग्स, जिसकी वजह से जो लंग्स पे जो फ्लड है वो बिल्डअप हो जाता है और अदर टिश्यूज़ पे. दिस रिजल्ट इन कंजेशन एंड वेरियस सिम्टम्स. हार्ट फेलियर कैन इफेक्ट आइदर द लेफ्ट साइड, राइट साइड और बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट. कॉजेज हैं इसके हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ एंड अदर फैक्टर्स. यानी कि स्टूडेंट्स ये जो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है ना ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और बहुत ज़्यादा रिस्की है. इसके काजेस ये भी हो सकते हैं हाइपरटेंशन या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो अभी आप पढ़ के आए हैं, कार्डियोमायोपैथी वगैरह भी इसके कॉजेज़ में शामिल है. सिम्टम्स इसके क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन और व्हेन लेइंग डाउन, खासतौर पर जब आप कोई काम कर रहे हों या फिर जब आप लेटे हों. परसिस्टेंट कफिंग और वीजिंग जिसमें मुसलसल तौर पर आपको खांसी होती है या फिर वीजिंग होती है. फिटिक एंड वीकनेस, थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है. टांगों में स्वेलिंग हो जाती है. एंकल्स यानी कि आपके जो टखने हैं वो और एब्डोमेन आपके पेट पर स्वेलिंग हो जाती है. रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है. डायग्नोसिस में क्या होता है? डायग्नोसिस टेस्ट में इज़ ऑफन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री. डायग्नोसिस जो है वो इसको डायग्नोस किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री पे, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग टेस्ट जैसा कि इकोकार्डियोग्राफी, ब्लड टेस्ट और समटाइम्स कार्डिक कैथेराइजेशन वगैरह जो है उससे इसको डायग्नोस किया जाता है. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एम्स टू रिवील सिम्टम्स.
ट्रीटमेंट जो इसको दिया जाता है इसके सिम्टम्स को रिवील करने के लिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी जो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी है, जो आपका निज़ाम है उसको बेहतरीन करें, एंड स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, जिसकी वजह से आपकी जो डिज़ीज़ है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाएगी। मेडिकेशन में इंक्लूड, इसमें जो मेडिकेशन इंक्लूड हैं वो यूरेटिक्स टू रिड्यूस ब्लड बिल्डअप, ACE inhibitors or ARBs to dilate blood vessels, beta blockers to improve heart function, and other drugs based on the specific needs of the individual. Lifestyle modifications including a heart healthy diet, regular exercise and sodium restriction, sodium नमक का जो है वो इस्तेमाल कम करें, are important components of management. In advanced cases, devices such as pacemakers or implantable cardiovascular ICDs defibrillators may be recommended. Heart transplantation may be considered for individuals with severe heart failure there is not responding to other treatments. जिसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लेशन जो है, ट्रांसप्लांटेशन, वो भी कंसीडर होती है सीवर हार्ट फेलियर में, जो कि रिस्पॉन्ड करती है अदर ट्रीटमेंट्स को। तो ये स्टूडेंट्स कंजेस्टिव हार्ट कार्डिक फेलियर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सिम्टम्स आपने अलग अलग से सबके याद करने हैं, कॉजेज़ आपने इसके अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो ये था हमारा बहुत ही माइनर टॉपिक था जो कि इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटेड डिजीज़। तो स्टूडेंट्स ये डिजीज़ हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेट करती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन डिजीज़ के जो नाम हैं वो अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि कौन से ऑर्गन के साथ कौन से डिजीज़ जो हैं वो एसोसिएट करते हैं। तो इनके नाम से ही आपको अच्छे तरीके से इनका मतलब समझ आ जाएगा। CVS मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट का नाम आया तो मतलब CVS से आपके जहन में आ जाएगा। हाइपरटेंशन का भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो आपके पास कार्डियोमायोपैथी, ये भी कार्डिक यानी हार्ट से रिलेट करता है। और उसके बाद जो कंजेस्टिव कार्डिक फेलर है, ये भी कार्डिक यानी हार्ट से रिलेट करता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये सारी जो डिजीज़ हैं ये CVS यानी कि इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करती हैं। तो होपफुली आप इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर दे पाएंगे अपने एनुअल एग्जाम में। और अगर आपका इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।